हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने इंडियन पॉलिटी की बुक सीरीज को स्टार्ट किया था, जिसमें हमारे पार्ट 9 आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 10 है। पार्ट 10 में हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। और एक बात इम्पॉर्टेंट ये है कि फंडामेंटल राइट्स को हम अपने 3 पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे, यानी कि पार्ट 10, पार्ट 11 और पार्ट 12। इन 3 पार्ट में हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में ही पढ़ेंगे, ताकि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी इशू हमारे मन में ना बना रहे। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा पार्ट 1 है फंडामेंटल राइट का। जैसा कि आप ये जानते हैं कि हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स का, तो आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि आखिरकार फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या होता है, या फिर फंडामेंटल राइट्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। हुआ क्या था कि फंडामेंटल राइट्स को लेके इनकी बात तब शुरू हुई जब अमेरिकन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हो गई। इसमें क्या हुआ कि यहाँ के जो लोग थे, इन्होंने कहा कि कुछ हमारे राइट्स भी तो होंगे। अगर हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं या औपनिवेशिक कंट्री को अगर हम टैक्स पे करते हैं, तो हमें कुछ राइट्स भी मिलने चाहिए। और वहीं से फंडामेंटल राइट्स की उपज होती है, जो कि आज भी दुनिया के किसी न किसी संविधान में आपको देखने को मिल जाएंगे। और एक सबसे अच्छी बात यह है कि फंडामेंटल राइट्स को लेकर आपको काफ़ी सारी डिबेट्स मिलेंगी, काफ़ी सारे आपको इश्यूज इन्वॉल्व मिलेंगे। बट हमें उन इश्यूज और उन डिबेट्स में नहीं जाना। क्यों? क्योंकि ये हमारी प्रीलिम की सीरीज है, और प्रीलिम की सीरीज में हम केवल फंडामेंटल राइट्स के उन पॉइंट्स को कवर करेंगे जिससे कि हमारा यूपीएससी प्रीलिम क्लियर हो सके। डिबेट्स के लिए ऑलरेडी हमने आपसे कहा है कि हम करंट से रिलेटेड एक नई इश्यूज सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम उन सारे इश्यूज को कवर करेंगे, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स के हों या फिर इकोनॉमी के हों या फिर अदर एस्पेक्ट्स के हों। क्लियर? तो हम यहाँ शुरू करते हैं प्रीलिम की दृष्टि से। तो जैसा कि आपको पता है, ये पार्ट 7 है फंडामेंटल राइट्स का, और हमारा ये पार्ट 10 है, और उस पार्ट 10 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 1 है। इसमें हमें देखना है द फंडामेंटल राइट्स आर इंश्योर्ड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल्स 12 to 35। अर्थात फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमारे संविधान के भाग 3 में उल्लेख किया गया है। किस आर्टिकल से लेकर कहाँ तक? आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। आपको मैंने ऑलरेडी कह रखा है कि आप आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 51 का तक के सारे आर्टिकल याद कर लीजिए, क्योंकि यूपीएससी इनमें क्वेश्चन पूछता है। तो कैसे क्वेश्चन पूछेगा आगे अभी हम इसी में देखेंगे। In this regard, the farmers of the Constitution derived inspiration for the Constitution of USA, यानी कि बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स जो यूएसए में आया था, या कह सकते हो अधिकारों का जो पत्र था, उसी से प्रेरित होकर हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत में भी फंडामेंटल राइट्स को इनकलकेट किया। कहने का मतलब उसे शामिल किया। क्लियर? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक बेसिक क्वेश्चन, कि भारत में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो किस कंट्री से लिए गए। तो आपको पता है यूएसए से, और फंडामेंटल ड्यूटी रसिया से। चलिए, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज राइटली डिस्क्राइब्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। जो पार्ट 3 है हमारे संविधान का, वो डिस्क्राइब करता है कि ये हमारे भारत का मैग्ना कार्टा है। आपके मन में आता होगा कि आखिरकार ये मैग्ना कार्टा वर्ड क्या है, इसका क्या मतलब। तो आपको पता हो कि लगभग 13वीं शताब्दी के आसपास, या आप कह सकते हो कि 1213 से 14 के आसपास, जो इंग्लैंड के राजा हुआ करते थे किंग जॉन, उन्होंने जो सामंतवादी उस समय व्यवस्था थी, उनके अधिकारों को दबाने के लिए एक पत्र जाहिर किया, या एक पत्र को डिस्क्राइब किया, जिसमें उन्होंने कई सारे राइट्स की बात की, जिसको ही मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई। क्लियर? तो इतना ज़्यादा आपको हालांकि याद नहीं रखना है, बस ये पता हो कि हाँ, मैग्ना कार्टा किंग जॉन के द्वारा सामंती अधिकारों को दबाने के लिए एक पत्र लाया गया, और इसीलिए इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इट कंटेन्स अ वेरी लॉन्ग एंड कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ जस्टिबल फंडामेंटल राइट्स। कहने का मतलब कि इसने क्या किया, एक लंबी व विस्तृत सूची दी, जो कि न्यायोचित मूल अधिकारों का उल्लेख करती है। न्यायोचित का मतलब कि आप इन राइट्स के द्वारा न्याय प्राप्त कर सकते हो। अगर कोई पर्सन या कोई गवर्नमेंट आपके इन राइट्स का हनन करती है, तो आप कोर्ट्स के माध्यम से उन हनन को रोक सकते हो, या आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो। In fact, the fundamental rights in our constitution are more elaborate than those found in the constitution of any other country in the world, including the USA।
कहने का मतलब कि हमारे संविधान में जिन मूल अधिकारों को अपनाया गया है वो यूएसए और दुनिया के अन्य मूल अधिकारों की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा विस्तृत हैं और काफ़ी ज़्यादा इनमें डिस्क्राइब किया गया है कि फंडामेंटल्स का मतलब क्या है, जबकि जो ओरिजिन था फंडामेंटल राइट्स का यूएसए, वहाँ पे इतने अच्छे ढंग से इनको डिस्क्राइब नहीं किया गया है। समझ रहे? द फंडामेंटल राइट्स आर गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल पर्सन विदाउट एनी डिस्क्रिप्शन। कहने का मतलब कि जो मूल अधिकार हैं वो भारतीय संविधान में सभी लोगों को प्राप्त हैं बिना किसी भेदभाव के। ऐसा नहीं कि देश के प्रधानमंत्री को या भारत सरकार को या किसी भी जो पैसे वाले लोग हैं सिर्फ उनको ही प्राप्त हो। अंतिम से अंतिम जो जन है उसके भी अगर फंडामेंटल राइट्स का कोई पर्सन हनन करता है तो वो भी विधि के समक्ष इक्वल ही माना जाएगा। क्लियर? They uphold the equality of all individuals, the dignity of the individual, the larger public interest and unity of the nation। कहने का मतलब ये क्या करते हैं, ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को समाहित करने की बात करते हैं। क्लियर? द फंडामेंटल राइट्स आर मेन फॉर प्रोमोटिंग द आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपसे एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मूल अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करना, अर्थात राजनीतिक लोकतंत्र को प्रमोट करना। और डीपीएसपी का क्या उद्देश्य है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को प्रमोट करना। क्लियर? तो ये आप याद रखिए, कभी हो सकता है आपसे इंडिपेंडेंट रूप पे एक क्वेश्चन पूछ ले कि मूल अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आप बता सकते हैं कि राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। They prevent the establishment of an authoritarian and despotic rule in the country and protect the liberties and freedom of the people against the invasion states by the states। कहने का मतलब ये क्या करते हैं, ये देश में व्यवस्था को बनाते हैं, साथ ही जो राज्य है अगर वो आपके ऊपर कठोर नियमों को अप्लाई करता है या राज्य जो है वो ऑथोरिटेरियन बनने का प्रयास करता है तो उससे आपको प्रोटेक्ट करता है आपकी लिबर्टी और फ्रीडम को। क्लियर? यानी कि राज्य के प्रति या आप कह सकते हो कि राज्य के अगेंस्ट लोगों के अधिकार हैं। ठीक? यानी कि राज्य इसके माध्यम से तानाशाही नहीं कर सकता। They operate as a limitation on the tyranny of the executive and arbitrary law of the legislature। कहने का मतलब ये क्या करते हैं, ये विधानमंडल के कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करते हैं। कई बार यूपीएससी ने आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा है कि इनका मुख्य पर्पस क्या है, तो आप बता सकते हैं। ठीक? फिर आपसे क्वेश्चन है कि इन शॉर्ट दे एम टू इस्टेब्लिशमेंट अ गवर्नमेंट ऑफ लॉ नॉट ऑफ मैन। कहने का मतलब इनका शॉर्ट टर्म में अगर हम बात करें, ये क्या करते हैं, ये सरकार बनाते हैं किस चीज़ की, आदमी की नहीं या किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि कानून की। अर्थात इनका उद्देश्य ये भी है कि विधि की सरकार बनाए ना कि किसी पर्सन की। क्लियर? फिर आप देखोगे दे आर फंडामेंटल्स आल्सो इन सेंस दैट दे आर मोस्ट इसेंशियल ऑफ द ऑल अराउंड डेवलपमेंट मटेरियल इंटेलेक्चुअल एंड मोरल एंड स्पिरिचुअल ऑफ द इंडिविजुअल। कहने का मतलब ये जो फंडामेंटल्स हैं ये क्या करते हैं, ये सभी प्रकार के डेवलपमेंट को इंश्योर करते हैं, चाहे वो बौद्धिक हो, चाहे वो नैतिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो या फिर वो भौतिक हो। क्लियर? अब आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 7 फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी, बट हमने 44 अमेंडमेंट के जरिए जो 7 था उसको हटा दिया और उसे क्या कर दिया, आर्टिकल 300A के अंतर्गत एक लीगल राइट बना दिया। क्लियर? तो इस समय हमारे पास कितने हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स। तो वो 6 कौन से, उन पे एक नज़र डालते हैं। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल्स 14 to 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 90 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 to 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 से 30, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इन्हीं से रिलेटेड टॉपिक को देखेंगे और साथ ही हम कई सारे फीचर्स को देखेंगे जो जिन पे यूपीएससी प्रीलिम की दृष्टि से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछती है। तो देखते हैं वो कौन से फीचर हैं। आपको पता है फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं। द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग। कौन से? फर्स्ट, सम ऑफ देम आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स वाइल अदर्स आर अवेलेबल टू ऑल पर्सन वेदर सिटीजन फॉरनर्स और लीगल पर्सन लाइक कॉर्पोरेशन एंड कंपनीज, या कंपनीज कह सकते हो। आपको पता हो कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें कुछ तो नागरिकों को प्राप्त हैं,
कुछ विदेशी लोगों को भी प्राप्त हैं और साथ ही आपको पता हो कि ये कई सारी कंपनियां और परिषद को भी प्राप्त हैं, अर्थात ये केवल और केवल व्यक्तियों को ही नहीं प्राप्त हैं, या आप कह सकते हो कि ये केवल और केवल भारतीय नागरिकों को नहीं प्राप्त हैं, विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं। तो हम देखेंगे कौन से विदेशियों को हैं, कौन से भारतीयों को। फिर है दे आर नॉट एब्सोल्यूट, अर्थात ये एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब कि ये अंतिम नहीं है, इन पे आप सार्वभौमिक नहीं है, बट क्वालिफाइड, अर्थात आप ये वाद योग्य हैं, आप इन पे रोक लगा सकते हो। ये असीमित नहीं है कि आप इन पे किसी प्रकार की रोक नहीं लगा सकते हो, रोक लगा सकते हो, बट क्वालिफाइड हैं, वाद योग्य हैं, आप इन पे चर्चा कर सकते हो अगर कोई व्यक्ति आपका इस पर हनन करता है। द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन देम, जैसा कि आपको पता है कि स्टेट आपके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। कई बार आप देखते होंगे कई सारे लोग इंडिया की इंटीग्रिटी को लेके या इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके उसका काफ़ी मिसयूज करते हैं, तो गवर्नमेंट आप देखोगे कभी कभी उस पर रिस्ट्रिक्शन भी इम्पोज कर देती है। क्लियर, तो वही बात है यहाँ पे। फिर है ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्शन ऑफ द स्टेट्स, कहने का मतलब ये क्या करते हैं, ये सरकार के एक पक्षी निर्णय के विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं। However, some of them are also available against the action of private individual, साथ ही कोई अगर व्यक्तिगत रूप से भी परेशान है या व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति के द्वारा अगर उसका हनन किया गया है फंडामेंटल राइट्स का, तो उसके खिलाफ भी ये आवाज़ उठाते हैं। देखिए, ना केवल ये स्टेट के लिए होते हैं बल्कि इंडिविजुअल से प्रोटेक्शन के लिए भी इनको अपनाया जाता है। क्लियर। चौथा है हमारा सम ऑफ देम आर निगेटिव इन कैरेक्टर दैट इज प्लेस लिमिटेशन ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, कई सारे ऐसे इसके फीचर हैं जो नकारात्मक हैं। नकारात्मक का मतलब कि स्टेट की डेवलपमेंट को ये रोकते हैं। कई बार क्या होता है कि फंडामेंटल राइट्स को बेस बनाकर कई बार स्टेट की डेवलपमेंट को रोकने का प्रयास किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, इसको काफ़ी ब्रीफ में हम मेंस की अपनी सीरीज में काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार एनजीओज़ के माध्यम से, किस प्रकार जो फॉरेन फंडिंग है उसके माध्यम से स्टेट के डेवलपमेंट को रोका जाता है और उसके क्या बेनिफिट होते हैं रोकने के। वाइल अदर्स आर पॉजिटिव इन नेचर कॉन्फरिंग सर्टेन प्रिविलेजेस ऑन द पर्सन, यानी कि इनमें से कई सारे ऐसे भी होते हैं जो सकारात्मक होते हैं, जो व्यक्ति के डेवलपमेंट को इंश्योर करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है दे आर जस्टिसेबल, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या ये न्यायोचित हैं, तो हाँ ये जस्टिसेबल हैं, जबकि आपको पता है डीपीएसपी जो है वो जस्टिसेबल नहीं होते हैं। ठीक है। अलाउइंग पर्सन टू पर्सन मूव द कोर्ट्स फॉर द ईयर इन्फोर्समेंट इफ एंड व्हेन दे आर वायलेटेड, कोई भी व्यक्ति कोर्ट्स जा सकता है इनको अब इन्फोर्स करने के लिए जब उसका वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट का। क्लियर। सिक्स पॉइंट है दे आर डिफेंडेड एंड गारंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, आपको पता है कि इसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संरक्षित किया जाता है या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट किया जाता है। देखिए इसमें क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप हमारे पास सीधे आ सकते हो या फिर आप हाई कोर्ट जा सकते हो, आपके पास दोनों चॉइस होती हैं। लेकिन हाई कोर्ट जाना ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि अगर हाई कोर्ट में आपके डिसीजन को वायलेट कर दिया गया तो आप उसमें अपील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। चलिए 7 पॉइंट है दे आर नॉट सैक्रोसैंक्ट और परमानेंट, कहने का मतलब ये स्थायी नहीं है, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, ये असीमित नहीं है और ये स्थायी नहीं है। इनमें द पार्लियामेंट कैन कर्सियल रिपील देम बट ओनली बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड नॉट बाय एन ऑर्डिनरी एक्ट, कहने का मतलब कि ये सीमित नहीं है, ऐसा नहीं कि स्थायी है, हमेशा फंडामेंटल राइट 7(6) के 6 बने ही रहेंगे। संसद इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए, याद रखना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए इसमें सुधार कर सकती है या इनमें चेंजेस ला सकती है। क्लियर। लेकिन नॉट बाय एन ऑर्डिनरी एक्ट, कहने का मतलब किसी ऑर्डिनरी एक्ट के माध्यम से नहीं कर सकती, यानी कि आप साधारण विधेयक के माध्यम से आप इसमें इसे अमेंड नहीं कर सकते हो। तो 2 क्वेश्चन यहाँ याद रखना है, पहला कि पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है, दूसरा साधारण नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि विशेष बहुमत के द्वारा। ठीक। चलिए 8 पॉइंट हमारा है दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ अ नेशनल इमरजेंसी एक्सपेक्ट द राइट गारंटीज बाय आर्टिकल 20 एंड 21, कहने का मतलब जब राष्ट्रीय आपातकाल हमारे यहाँ लगा होता है उसमें आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी सारे के सारे जो फंडामेंटल राइट हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है।
और फर्दर अगर इमरजेंसी लगी हो, डिक्लेयर की जाती है एक्सटर्नल एग्रेशन को लेके, तो वहाँ पे आपका आर्टिकल 19 भी सस्पेंड हो जाता है। अब ये क्यों सस्पेंड होता है, क्या रीज़न है, तो अपने नेक्स्ट टॉपिक में जब इमरजेंसी या आप कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कवर कर रहे होंगे तो वहाँ पे काफ़ी डेप्थ में पढ़ेंगे। अभी बस आप ये बेसिक देख लो कि आर्टिकल 20 और 21 नहीं सस्पेंड होता है। ठीक, फिर है हमारा अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है, दियर स्कोप ऑफ ऑपरेशन इज लिमिटेड बाय आर्टिकल 31 सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स इट्स। कहने का मतलब जो आर्टिकल 31 का है जिसके अंतर्गत संपत्ति के अधिग्रहण पर कानून की रक्षा की बात की जाती है, द्वारा इनके कार्यान्वयन की कई सारी सीमाओं को भी ये डिफाइन करता है। ठीक, वो कौन सी सीमाएं हैं हम आगे देखेंगे। 10 point, their application to the members of armed force, paramilitary forces, police forces, intelligence agency and analog services can be restricted or abrogated by the parliament article 33। अर्थात जो हमारे यहाँ सशस्त्र बल होते हैं, जो हमारे यहाँ अर्धसैनिक बल होते हैं या पुलिस बल या जितनी भी गुप्तचर एजेंसियाँ होती हैं, उनमें ऐसी सेवाओं से संबंधित सेवा के लिए क्या किया जाता है, संसद प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। आप देखोगे कई बार जो फोर्सेस होती हैं उनमें ट्रेनिंग ऐसी होती है कि वहाँ पे कुछ लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करना पड़ता है। कहने का मतलब जो लोग ट्रेनिंग लेते हैं तो वो लोग जाके ये नहीं कह सकते कि मेरा फंडामेंटल राइट्स आप इस फोर्स में क्यों वायलेट कर रहे हो, तो उसके लिए संसद प्रतिबंध लगा सकती है। साथ ही देयर एप्लीकेशन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड बाय मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया। जहाँ कहीं पर मार्शल लॉ भी लगा होगा वहाँ पर भी इस चीज़ को एप्लीकेबल नहीं माना जाएगा। कोई ये नहीं कह सकता है कि मार्शल लॉ के समय आप हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन क्यों कर रहे हो। क्लियर, तो ये सारी चीज़ें मार्शल लॉ क्या होता है हम आगे देखेंगे डिफरेंस को लेके। फिर है हमारा लास्ट पॉइंट, मोस्ट ऑफ देम आर डायरेक्टली इन्फोर्सेबल सेप्ट एग्जीक्यूटरी वाइल अ फ्यू ऑफ देम कैन बी इन्फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ अ लॉ मेट फॉर गिविंग इफेक्ट टू देम। कहने का मतलब ये क्या करता है कि इनमें से जो ज़्यादातर राइट्स हैं वो अपने आप क्या होते हैं, प्रवर्तित होते हैं, जबकि कुछ को क्या किया जाता है, इन्फोर्स कराया जाता है कानून के माध्यम से। क्लियर, जिसमें सच अ लॉ कैन बी मेड ओनली बाय द पार्लियामेंट। और इनसे रिलेटेड जो प्रोविजंस बनाए जाएंगे फंडामेंटल राइट के वायलेशन या सस्पेंड से रिलेटेड, वो कौन बनाएगा, केवल और केवल पार्लियामेंट। स्टेट लेजिस्लेटर्स के पास ऐसी कोई भी पावर नहीं होती। ठीक है, तो इतने सारे आपने इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को मेरे साथ कवर किया। अब इसमें हम ये देख लेते हैं कि आखिरकार आर्टिकल 12 में जो स्टेट की परिभाषा दी गई है उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। हालांकि आपसे काफ़ी डेप्थ में बिल्कुल नहीं पूछेगा, बस आपको जानना है। द टर्म स्टेट हैज़ बीन यूज्ड इन डिफरेंट प्रोविजंस कंसीडरिंग द फंडामेंटल राइट्स, हेंस आर्टिकल 12 हैज़ डिफाइंड द टर्म ऑफ द पर्पस ऑफ पार्ट 3 अकॉर्डिंग टू डू इट स्टेट इंक्लूडिंग द फॉलोइंग गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दैट इज एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव ऑर्गन of the union government, government and legislature of state, that is executive and legislative organ of state government, and third, all local authorities, that is municipalities, panchayat, district boards, improvements trust, its, and fourth, all other authorities, that is statutory or non-statutory authority like LIC, ONGC, cell and its। कहने का मतलब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जितने भी कार्यकारी व विधायी अंग होते हैं सरकार के, साथ ही भारत की जो संसद है वो, इसके अलावा जो राज्य के भी जो विधायी अंग हैं या राज्य की जो विधानमंडल है, और जो भी लोकल अथॉरिटीज़ हैं जैसे म्यूनसिपैलिटीज़, पंचायत, जिला बोर्ड्स और इम्प्रूवमेंट जो ट्रस्ट, और इसके अलावा जो स्टेचुरी और नॉन स्टेचुरी अथॉरिटी हैं LIC, ONGC, सेल, ये सब के सब स्टेट के अंतर्गत ही डिफाइन है। क्लियर, स्टेट का मतलब केवल इंडिया नहीं है, स्टेट का मतलब ये सारे फीचर्स को हम स्टेट ही मानेंगे। इसलिए आप देखोगे कई बार आपको विवाद सुनने को मिलता होगा कि फला वर्सेस LIC केसेस, समझ गए, तो आप ये समझ सकते हो कि स्टेट वहाँ पे किसको माना जा रहा, बॉडी किसको माना जा रहा, LIC को। क्लियर, फिर आप देखोगे अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट इवन अ प्राइवेट बॉडी और अ एजेंसी वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट फॉल विद इन द मीनिंग ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो भी प्राइवेट इकाई या एजेंसी है और वो राज्य की संस्था के रूप में काम कर रही है तो वो भी आर्टिकल 12 के अंतर्गत स्टेट ही मानी जाएगी। क्लियर, तो इस तरीके से हमने इन सारी चीज़ों को कवर किया। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो लॉज बनाए जाते हैं इन कंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, उनके बारे में क्या प्रोविज़न है। आप देखोगे कि कई बार कई सारे लॉज गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे बना दिए जाते हैं जो फंडामेंटल राइट्स को कहीं ना कहीं से डाइल्यूट करते हैं। तो
सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, उसका जुडिशियल रिव्यू करती है और जितना भी या जिस हद तक वो रूल या लॉ फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा होता है उसको उसी हद तक या उसके क्रियान्वयन को उसी हद तक रोक दिया जाता है। अर्थात कि फंडामेंटल राइट्स को बाधित करने वाली जितनी भी विधियां हैं वो उस हद तक असंगत हो जाएंगी जहां तक उनको असंगत होना है। क्लियर? असंगत का मतलब ये होता है कि वो एप्लीकेबल नहीं रहेंगी। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। आपको ये पता हो कि सुप्रीम कोर्ट को इसका आर्टिकल 32 के तहत अथॉरिटी प्राप्त है, राइट प्राप्त है, और हाई कोर्ट को 2026 के तहत राइट प्राप्त है। बस आपको इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एक इंडेक्स के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि किस फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत कौन से फंडामेंटल राइट्स आते हैं। जैसे आपने राइट टू इक्वलिटी तो पढ़ा, लेकिन ये 14 से 18 तक है, तो 14 आर्टिकल क्या है, 15 क्या है, 16 क्या है। और कई बार यूपीएससी क्या करती है ना, अभी के प्रीलिम में ये आप देख लो, यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है कि राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत क्या आता है, राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत क्या आता है, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन के अंतर्गत क्या आता है, या राइट टू रिलीजन के अंतर्गत क्या आता है। तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा। अगर आपको इनके अंदर के ऑप्शन नहीं पता हैं तो आप सही नहीं कर सकते हो। तो एक बार हम इन फंडामेंटल राइट्स पर एक ग्लांस करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से वो आर्टिकल हैं। ए है हमारा आर्टिकल 14, कौन सा, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, अर्थात विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण। दूसरा है हमारा 15 आर्टिकल, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, अर्थात कि धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया जाएगा। फिर है आपका कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 60, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिसेस, आर्टिकल 17, कहने का मतलब अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषिद्ध करना। यूपीएससी ने इसी पे क्वेश्चन पूछा था कि क्या यह स्वतंत्रता का अधिकार है या फिर समानता का अधिकार है। तो आपको पता है कि अस्पृश्यता का अधिकार क्या है, अस्पृश्यता को समाप्त करने का अधिकार किससे रिलेटेड है, बताइए, समानता से। फिर है अबॉलिशन ऑफ टाइटल एक्सपेक्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक, उपाधियों के अंत से रिलेटेड है। फिर आता है राइट टू फ्रीडम, प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स दिए जाते हैं। अब आपसे क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत वो कौन से 6 राइट हैं। तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस, प्रोफेशन, ये सारे के सारे 6 किस में आते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम के तहत, राइट ऑफ फ्रीडम। तो आपको पता है कि वाक की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, सभा बनाने की स्वतंत्रता, एसोसिएशन बनाने की, आंदोलन करने की, क्लियर। फिर है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्विक्ट्स फॉर ऑफेंसेस। कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों को अपराधों के लिए कहा जाता है कि आप अपने आप को मान लो कि हाँ आप ही दोषी हो, लेकिन उससे भी संरक्षण का अधिकार लोगों को मिलता है कि दोषी से संबंधित आपको ये अधिकार प्राप्त है। कोई व्यक्ति आपके ऊपर जबरदस्ती किसी प्रकार का दोषी नहीं ठहरा सकता। ठीक, फिर है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, अर्थात प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, आर्टिकल 22। आप देखोगे कुछ दशाओं में लोगों की गिरफ्तारी कर ली जाती है और उससे बचने के इसमें उपाय किए गए। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, अर्थात ये क्या करता है, बलात् श्रम को रोकता है। बलात् श्रम का मतलब जो बच्चों से लेबर करवाई जाती है। फिर है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, कई सारे बच्चे आप देखोगे बेरोजगारी रोजगार करते हैं किसमें, कई सारी ऐसी फैक्ट्रियों में। आपको पता हो तमिलनाडु या शिवकाशी में जो पटाखे की फैक्ट्री है, या फिर आप देखोगे फरीदाबाद वगैरह में जो चूड़ियों का काम होता है, ठीक है, वहाँ पे कांच को लेकर, तो इन सारी चीज़ों को रोकता है। फिर है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसमें क्या है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25। इसमें ये कहा जाता है कि अंतःकरण के और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रशासन करने की स्वतंत्रता। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, कहने का मतलब जो धार्मिक कार्य हैं उनके प्रबंधों की स्वतंत्रता। फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट और टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, जो कर देते हैं उनसे स्वतंत्रता मिलती है, यानी कि किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। फिर है फ्रीडम फॉर अटेंडिंग
रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप्स इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कहने का मतलब कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, जैसे मदरसा वगैरह में। प्रोटेक्शन और फिर क्या आता है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसमें दो आते हैं, कौन कौन से, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज आर्टिकल 29, और दूसरा है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अर्थात क्या कहता है ये कि अल्पसंख्यकों की जो भाषा है, लिपि है और जो संस्कृति है उसकी रक्षा की जाए। साथ ही जो अगला टॉपिक है उसमें क्या है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका करने का अल्पसंख्यकों को राइट देना। क्लियर। और लास्ट में हमारा आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट कई प्रकार की रिट्स को जारी करती है, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सेचुरी और क्यू वारंटो। तो हम देखेंगे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार रक्षा क्या होती है, इनको हम काफ़ी डिटेल में देखेंगे। क्लियर। तो इस तरीके से आपने सारी चीज़ें देख ली और आपको पता है कि जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है उसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन की सॉल कहा है। क्या कहा है, आत्मा। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कौन से फंडामेंटल राइट्स फॉरेनर को प्राप्त हैं और कौन से फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स को प्राप्त हैं। तो आपको बस एक फार्मूला याद रखना है, 15, 16, 19, ठीक है, 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 जो राइट्स हैं ये केवल और केवल सिटीजन्स को हैं और बाकी जो सारे के सारे हैं वो सिटीजन्स और फॉरेनर दोनों को हैं। क्लियर। तो आप बस ये 5 याद कर लो, बाकी आपको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। कई बच्चे क्या करते हैं कि सारे याद कर लेंगे लेकिन 5 नहीं याद करेंगे। तो आप ये 5 याद कर लो कि क्या होता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग आधार पर विभेद के प्रतिषेध ये किया जा सकता है विदेशियों के साथ में। साथ ही इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की जा सकती है। साथ ही जो फ्रीडम से रिलेटेड है स्पीचेस वो विदेशियों को नहीं प्राप्त हैं। इसके अलावा क्या है, यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है, क्या चीज़ दे दी है यहाँ पे इन्होंने, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये देखिए, ये जो है ना प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये तो विदेशियों को भी प्राप्त है। ठीक है ना, ये यहाँ पे कट हो जाएगा, ये यहाँ पे नहीं आएगा कि विदेशियों को प्राप्त हैं, भारतीयों को प्राप्त हैं। ठीक है, ये आपका नहीं आएगा, ये विदेशी और भारतीय दोनों को प्राप्त हैं। ठीक, 15, 16, 19 हमने पढ़ लिया। फिर आप 29 देखिए, 29 इसमें कहाँ दिया है, हाँ इसमें 29 लगता है गलत, इसमें मिसप्रिंट हो गया है। तो आप ये देखिएगा कि उसमें 29 है अल्पसंख्यकों को शिक्षा व संस्कृति का राइट। आपने यहाँ पे पढ़ा है ना ये प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़। ठीक है। और 30वां राइट्स टू माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इतने सारे किसको प्राप्त हैं, भारतीयों को, और बाकी सारे के सारे विदेशियों को प्राप्त हैं। तो आप उसमें ये देख सकते हो, क्या विदेशियों को विधि के समझ समता विधियों का समान संरक्षण प्राप्त है, तो हाँ प्राप्त है। क्या विदेशियों को लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी प्राप्त है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो हाँ प्राप्त है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको ऐसे याद कर सकते हो। क्या आप उनके साथ अस्पृश्यता का अंत कर सकते हो, तो हाँ कर सकते हैं, उनको भी राइट प्राप्त है, उपाधियों का अंत उनके लिए भी है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपने पार्ट 1 में इतनी सारी चीज़ों को डिस्कस किया। अब हम क्या करेंगे, पार्ट 2 में जो हमारा फंडामेंटल राइट से रिलेटेड पार्ट 2 आएगा उसमें हम इन सारे कीवर्ड्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। लाइक इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या होता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या होता है, काफ़ी अच्छे फीचर्स होते हैं। तो इनको हम एक प्रीलिम की दृष्टि से पढ़ेंगे बेसिक फीचर के साथ में। ठीक है। और फिर हमारा इसके बाद जो पार्ट 3 आएगा उसमें हम कई सारे रिट्स वगैरह, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।